जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के 3 आतंकियों को मार गिराया है। सोमवार को अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद सेना की बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। मंगलवार शाम से ही सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ बड़गांव के रुदवोड़ा इलाके में शुरू हुई। इस संयुक्त ऑपरेशन में श्रीनगर और बड़गाम एसओजी शामिल हुए। इस बीच पाकिस्तान ने जम्मू के पुंछ सेक्टर में शाहपुर इलाके में सीजफायर का उल्लंघन कर दिया। सोमवार को अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के बाद आतंकवादियों की तलाश में चलाए गए अभियान के तहत महगाम इलाके में स्थित रुदवोड़ा गांव में घेरेबंदी डाले सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम पर देर शाम 7:30 बजे आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। गांव को घेर रखे सुरक्षा बलों की टीम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेना की आतंकवादी रोधी इकाई, राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू एवं कश्मीर पुलिस का विशेष अभियान समूह शामिल है। ऑपरेशन चला तो इन द मॉर्निंग वी किल्ड 3 मिलिटेंट्स। उन तीनों की बॉडी रिकवर हो गई हैं और उनके पास से हमें वेपन रिकवर हुए हैं। एक SLR रिकवर हुई है, एक पिस्टल रिकवर हुई है। घर क्योंकि उस ऑपरेशन के दौरान उसमें आग लग गई थी तो उसकी घर की अभी सर्च पूरी नहीं हो पाई है। उस घर में हमारे हिसाब से कुछ 1-2 लाइव ग्रेनेड्स और इनका एक तीसरा वेपन जो है वो हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे हो। एक लड़के का पता चला जो जावेद अहमद शेख है, बाकी 2 की हम अभी आइडेंटिटी असर्टन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक चल रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर सीबीआई रेड के बाद पहली बार मुंह खोलते हुए कहा कि उनका करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने तेजस्वी को तथ्यों से अपनी बात रखने को कहा। हालांकि इशारों ही इशारों में सीएम नीतीश ने बैठक में किसी का नाम लेकर इस्तीफे की बात नहीं की, लेकिन उदाहरण देते हुए कहा कि जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे तो किस तरह गैसल रेल दुर्घटना के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं चाहते थे कि हम इस्तीफा दें, फिर भी मेरी नैतिकता को ये मंजूर नहीं था, हम रेल मंत्री पद पर बने रहे। उधर बदलते घटनाक्रम में मंगलवार देर शाम कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से बात की। वहीं आरजेडी ने फिर दोहराया कि इस्तीफे का कोई सवाल नहीं है। हम जनता के बीच में पर्दाफाश करेंगे कि ये जाली मामला कर दिया भाजपा वाला, तो इसीलिए जाली मामला है, इसको जनता में हम लोग पर्दाफाश करके 27 अगस्त तक गर्दा उड़ा देंगे। राजनीति के रेगिस्तान में जब आंधी चलती है तो आप शुतुरमुर्ग बन के नहीं बैठ सकते कि हम आंधी देखी नहीं है। सीबीआई ने FIR किया है, कोई आरोप नहीं लगाए हैं और FIR का जवाब देना होता है। वो आपको कोर्ट में भी जवाब देना होगा, जनता की अदालत में भी जवाब देना होगा। सार्वजनिक पद पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे आरोपों के दामन से दूर रहना चाहिए और खुल के अपना बात रखनी चाहिए। और जब तक ये आरोप हट नहीं जाते हैं पद पे नहीं रहना चाहिए। बिहार में महागठबंधन के भविष्य पर लटकी तलवार के बीच राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटे और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बचाव करते नजर आए। लालू यादव ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। तेजस्वी को वहीं तेजस्वी यादव के मुद्दे पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव का इस्तीफे का सवाल ही पैदा नहीं होता। एनडीए के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी रामनाथ कोविंद आज रांची जाएंगे। रांची पहुंचने पर रामनाथ कोविंद का रांची महानगर एवं ग्रामीण जिला के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया जाएगा। वो मुख्यमंत्री आवास में सांसदों विधायकों से वोट देने की अपील करेंगे। इसके मद्देनजर सीएम रघुवर दास की अध्यक्षता में मंत्रालय में होने वाली समीक्षा बैठक स्थगित कर दी गई है। करीब 3 बजे कोविंद दिल्ली लौट आएंगे। झारखंड में एनडीए से जुड़े राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की संख्या 15 है, वहीं एनडीए विधायकों की संख्या 47 है।
राष्ट्रपति चुनाव में सांसदों के एक मत का मूल्य 708 निर्धारित किया गया है। ऐसे में रामनाथ कोविंद का एनडीए सांसदों में 10,620 मत मिलना तय है। इसी प्रकार राष्ट्रपति चुनाव में राज्य के एक विधायक के मत का मूल्य 174 निर्धारित है। इस तरह एनडीए विधायकों के कुल मतों का मूल्य 8,272 होगा। इसके अलावा कुछ निर्दलीय विधायक का मत भी एनडीए उम्मीदवार को मिलता है तो मत संख्या बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 3,84,000 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। आज से बजट पर बहस शुरू होगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें हिस्सा लेंगे। विपक्ष का सवाल का जवाब सरकार देगी। वैसे बहस हंगामेदार होने के आसार हैं। विधानमंडल के योगी सरकार के बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने कमर कस ली थी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने रायबरेली कांड के साथ प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था पर जमकर नारेबाजी की। विधान भवन में जमकर हंगामे के बीच विपक्षी दलों ने पोस्टर लहराए। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार से शराबबंदी की मांग करने के साथ ही सरकार को दलित और अल्पसंख्यक विरोधी बताया। विधान परिषद में कांग्रेस ने किसानों के पूरे कर्जमाफी को लेकर तख्तियां लहराई। सरकार ने कुल 3,84,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इसमें 36,000 करोड़ रुपया किसानों की कर्जमाफी के लिए रखा गया था। दो 2009 में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी के घर जलाने का मामले में लखनऊ की सीबीसीआईडी कोर्ट ने 8 मुलजिमों के खिलाफ कुर्की की नोटिस जारी की है। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीता सिंह ने मामले के विवेचक ओपी सिंह की अर्जी पर यह आदेश दिया है। बांदा का सीएमओ ऑफिस स्वच्छ भारत मिशन को मुंह चिढ़ा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएमओ ऑफिस की जो तस्वीर सामने आई है वो यही सवाल खड़े कर रही है। सफाई के दावों की रियलिटी चेक किया गया तो गंदगी और पान गुटखे की पीक का अंबार मिला और स्वीपर से लेकर कई डॉक्टर भी कार्यालय में गुटखा चबाते नजर आए। कार्यालय के हर कमरे के बाहर पान गुटखा खाने और थूकने पर 200 रुपए की जुर्माने की चेतावनी भी लगी हुई है। बावजूद उसके आसपास पीक के दाग हैं। यहाँ तक कि पेयजल के लिए लगे आरओ और वाटर कूलर के चारों तरफ भी पान और पीक की गंदगी का जखीरा है। हालांकि वही स्वास्थ्य विभाग के मुखिया का कार्यालय है जिसमें माध्यम से सरकार जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। कार्यालय के लगभग हर पटल और कमरों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी पान या गुटखा चबाते मिले। वहीं कार्यालय में ही मौजूद सीएमओ साहब से जब इस मामले में पूछा गया और जवाब मांगा गया तो उनका भी उन्होंने इस बात से पल्ला झाड़ना सही समझा। गुटखा खाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर फाइन किया जाता है और आगे भी हम ये कार्रवाई चलाते रहे। मेरे कैमरे में कई डॉक्टर कई कर्मचारी आए हैं जो गुटखा खा रहे हैं और थूक भी रहे हैं वहीं पे। आपके कंप्यूटर ऑपरेटर गुटखा खा रहे हैं, बकेट नीचे रखी है, उसमें तमाम गंदगी है, आपके हर कोनों पे गुटखा पड़ा हुआ है। आखिर ये कैसे संभव है कि एक तरफ स्वच्छ बांदा। ऐसी हम अभी जांच कराते हैं, यदि ऐसा कोई प्रकरण सामने आता है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए की जाती है। जहां एक तरफ बांदा में स्वच्छता का ये हाल है, वहीं मुरादाबाद के मैनाठेर के नानकार गांव एक दिव्यांग और उसके परिवार को सफाई व्यवस्था की शिकायत जिलाधिकारी से करना महंगी पड़ गई। आरोप है कि शिकायत से नाराज ग्राम प्रधान ने पीड़ित के घर में घुसकर दिव्यांग और उसके परिवार वालों को सरेराह पीटा। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद जनपद के कुंदकरी ब्लॉक के नानकार गांव की ग्राम प्रधान की दबंगई का मामला सामने आया है। शिकायत के कुछ दिन बाद जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जब एक टीम ने गांव का निरीक्षण किया तो साफ सफाई और बिजली व्यवस्था में खामियां पाई गई, जिसको लेकर ग्राम प्रधान रेहान नाराज हो गए और 8 से 10 लोगों को लेकर दिव्यांग नईम के घर पहुंच गया और उसके साथ मारपीट की। वहीं पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कह रही है। करने के लिए गए थे, हमने एक एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब, तो जब वहाँ से हम लौट के आए रात तो हम आके सो गए। तो ये रात भी गाली गलौज देके गए प्रधान जी घर पे, सब हो गए पूरे मोहल्ले में। उसके बाद में सुबह ही मैं सो रहा था और घर में आ गए, गंदी गंदी गाली देते हुए और 5-6 लोग घर के अंदर घुस गए और इन्होंने मार धाड़ शुरू कर दिया। मुझे खदेड़ के लिया घर से बाहर लाके गली में मुझे बहुत मारा। पुलिस में शिकायत की है मैंने और जो उसका एक भाई आया हुआ था यहाँ IPS का नदीम, वो यहाँ से भाग गया थाने।
यूपी में कानून व्यवस्था धज्जियां हर रोज उड़ रही हैं और इसकी बानगी हर रोज देखने को मिल रही है। बदमाश इस कदर बेखौफ है, इसका एक मामला सामने आया है। नोएडा में एक जिम ट्रेनर की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने बदमाशों के गिरोह में शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसकी शिकायत पुलिस को भी दी गई और ये बात बदमाशों को नागवार गुजरी। बस फिर क्या था, इसके बाद नाराज बदमाशों ने उसकी गोलियों से हत्या कर दी। सारे मामले जानकारी होने के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, जिसकी कीमत जिम ट्रेनर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। मरने वाला जिम ट्रेनर साजन भाटी था, जो अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखना चाहता था। लेकिन साजन भाटी शायद ये नहीं जानता था कि यही जिद उसकी मौत का कारण बन जाएगी। मृतक साजन भाटी के परिजनों का कहना है कि कुछ लोग साजन को अवैध वसूली के धंधे में शामिल करना चाहते थे, लेकिन साजन इस धंधे में शामिल नहीं होना चाहता था, जिसकी शिकायत थाने में लेकर आला अधिकारियों तक की गई, जिससे नाराज बदमाशों ने उसकी गोलियों से हत्या कर दी। आया जिनसे कोचिंग देके और जैसे या तो 5-6 गाड़ी थी, एक स्कॉर्पियो थी, एक डिजायर थी। एक गाड़ी तो आगे लगाई जो आगे गाड़ी लेके ना भग जाए। जैसी बेटा ने खिड़की खोली तो चारों खिड़की पे आके और अंदर बैठे बैठे में बेटा के गोली मारी 5-6 तो वहाँ का 5-6 तो खोके मिल गए। नाली थी गंदी, 16 गोली। वो बोलते हैं बेटे को चल उनके साथ, वो मना करता था। इस वजह से वो इस कांड से मार दिया। हमने कई बार सीएम को, एसपी को, एसएसपी को कई बार चिट्ठी, कम से कम 5 बार हम एसएसपी को चिट्ठी लिख चुके, 5 बार एसओ से मिल चुके, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि उनकी रंगदारी जाती है। नोएडा की हाई प्रोफाइल सोसाइटी में जबरदस्त हंगामे की खबर है। सेक्टर 78 स्थित महागुन सोसाइटी में एक परिवार में नौकरानी को 2 दिन से बंधक बनाने की खबर से भड़के ग्रामीणों ने सुबह जमकर हंगामा किया। इतना ही, नौकरानी के परिजनों के साथ ग्रामीणों ने सोसाइटी के अंदर जमकर पथराव किया। इससे कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बताया जा रहा है कि एक फ्लैट के अंदर एक नौकरानी को बंधक बनाकर रखा गया था। और इतना ही नहीं, वहीं नौकरानी के साथ सोसाइटी के अंदर जमकर पथराव भी किया। इससे कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है और बताया जा रहा है कि एक फ्लैट के अंदर एक नौकरानी को बंधक बनाकर रखा गया था। आरोप है कि फ्लैट मालिक ने 2 दिन के बाद नौकरानी को बंधक बनाया हुआ था। वहीं जब लोग फ्लैट में पहुंचे तो नौकरानी बेहोशी की हालत में मिली। इस खबर पर परिजन भड़क उठे और उन्होंने पथराव शुरू कर दिया। जहां एक और नोएडा में जिम ट्रेनर की हत्या को अंजाम दिया गया, वहीं नोएडा के सटे कोंडली में थोक व्यापारी से हथियार के बल पर 5 लाख रुपए लूट लिए गए। मामले की जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस ने व्यापारियों को भर्ती कराया। पुलिस ने परिवार वालों की तहरीर पर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। व्यापारी रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था। उसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को घेर लिया और हथियार के बल पर 5 लाख रुपए लूट लिए। दुकान करते खिलौनों वहाँ से आए थे और उनके ऊपर पंच मारा, हाथ में जो मेटल का पहनते हैं पंच मारा उनके सर में और उनका बैग छीन लिया। इसमें भी सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब खंगाली जा रही है कि कौन लोग इस तरह के काम से क्या हुआ और घर पे बैठे हुए इसमें भी हमारे 20 मीटर का कोई फासला होगा। वहाँ गए, सामने देखा कि 2 मोटरसाइकिल वाले स्टैंड लगाए और उनको पकड़े। दूसरी तरफ से एक कुर्ता पजामा वाला आदमी आया, उनको बड़े से जोर से पंच मारा, उनके ब्लड निकला। फिर 2 मोटरसाइकिल वालों ने फिर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की, वो गिर गए। और जब वहाँ सोसाइटी वाले आने लगे तो उन्होंने जाके चिल्लाया कि लड़की छेड़ी, लड़की छेड़ी। लोगों का माइंड डाइवर्ट हो गया और निकल पड़े। फिर इतनी देर में उन्होंने बैग छीना और वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके एक तरफ से निकले और पैदल आदमी एक तरफ से निकले। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मरीज के तीमारदार भड़क गए और जिला अस्पताल के इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर, फार्मासिस्ट और मेल नर्स के साथ मारपीट और हंगामा किया। डॉक्टर्स की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर में आयोजित पंचायत ने एक नाबालिग से 2 महीने तक रेप करने के आरोपी 2 भाइयों का 50,000 रुपए में फैसला कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मामला बुलंदशहर के सिकंदराबाद थाने क्षेत्र के एक गांव का है। नाबालिग 7वीं कक्षा का छात्रा है। वो अपने पड़ोस के घर में घरेलू काम के लिए जाती थी।
पीड़िता के पिता ने बताया कि 7 जुलाई को बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि उनकी बेटी 7 महीने के गर्भ से है। 8 जुलाई को नाबालिग ने घर पर एक बच्ची को जन्म दिया, जिसकी 2 घंटे बाद ही मौत हो गई। पीड़ित ने पूछने पर बताया कि पड़ोस के जिस घर में वो काम करने जाती थी, उसी के घर में 2 सगे भाई उसके साथ गन पॉइंट पर रेप करते थे। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। मैंने थाना प्रभारी को कहा है कि इस प्रकरण की जरा जांच करें। जांच के उपरांत कोई भी ऐसा तथ्य पाया जाएगा। इसके साथ साथ यदि कोई प्रार्थना पत्र पीड़िता की तरफ से पुलिस के पास आएगा तो सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में एक शख्स दोहरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बता दें आपको कि इसने किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही पत्नी और एक 5 साल के मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इन दोनों हत्याओं की वजह अवैध संबंध का शक बताया जा रहा है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो दोनों शवों को कब्जे में लिया। आरोपी पति की तलाश शुरू कर दी गई है। कुछ ही समय बाद पुलिस ने आरोपी पति को पकड़ भी लिया और पूछताछ में जुट गई है। दरअसल सनियापुर गांव का रहने वाला संतोष कुमार की शादी 7 साल पहले रश्मि से हुई थी। शादी के बाद रश्मि ने यश नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। दोनों की जिंदगी खुशियों के साथ कट रही थी, लेकिन आपसी मतमुटाव के कारण दोनों के बीच दूरियां आ गई। मामला पुलिस तक पहुंचा, जिसके बाद बीच बचाव करके दोनों एक बार फिर से साथ रहने को राजी हुए। लेकिन इस बार रश्मि अक्सर मोबाइल पर बात करती दिखी। विरोध लगातार संतोष इस बात का कर रहा था। मोबाइल पर बात करने की वजह से अक्सर दोनों में कहासुनी होती थी। संतोष को ये शक था कि उसकी पत्नी रश्मि के किसी और के साथ अवैध संबंध है। लड़के भाई ऐसा बिटिया का मारा दिन तो 100 नंबर डायल करो रहा है तो थाने का ही रहा, थाने में वो प्रधान रहा है। वो प्रधान से कहो रहा है तो प्रधान कहा तो हम चलो जमानत ले रहे हैं। अब कुछ न वही, अब तुम्हारी बिटिया आराम से रही, कोनो खतरा नहीं है। संतोष का समझा दे, जो दिक्कत है हमसे बताओ। सनियापुर का प्रधान है। कितने दिन पहले की बात है ये? अब हम साहब इतनी दिन तारीख। अब आप क्या चाहते हैं? हम संतोष का रश्मि का मार डरते, हमें इतना दुख न हो तो साहब। हमारे नाती 5 बहन में अकेल रहा है साहब, 5 हमारी बेटियां हैं, 5 में अकेल भांजा रहा है साहब। हमने नाती को बहुत खून चढ़वा के पालो। हत्या हो गई है और इसमें धारदार हथियार का प्रयोग हुआ है। ये जो प्रथम दृष्टया भी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इससे पता चल रहा है कि इसके पति ने दोनों की हत्या की है। क्या मोटिव हो सकता है? इसके संबंध में जो पूछताछ हो रही है उसमें ये आ रहा है कि इसके पति को इसके अवैध संबंधों का शक था। ये दूसरे से बात करती थी, इस तरह की बात प्रकाश में आ रही है। आरोपी के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी में शासन की सख्ती के बाद भी काले कारोबारियों पर लगाम लगती नहीं दिख रही है। हाथरस जिले के बरेली मथुरा हाईवे पर स्थित एक काले तेल की फैक्ट्री पर डीएम के आदेश पर एसडीएम के नेतृत्व में अधिकारियों ने छापा मारा, जहां पुराने तेल को रिफाइन कर मार्केट में बेचा जा रहा था। छापे में टीम को कुछ संदिग्ध रसायन मिले, जिनका टीम ने सैंपल भरकर जांच के लिए भेज दिया है। वहीं पूछताछ में फैक्ट्री संचालक के बेटे ने कबूल किया कि वो पुराने तेल को रिफाइन कर बेचता था। बता दें आपको कि जिले के डीएम को काफी दिनों से इस फैक्ट्री में अवैध कामों और अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी। टीम जब सुंदरलाल मित्तल की फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंची तो कर्मचारी फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार हो गए। सैंपलिंग की गई है, सैंपलिंग को लैब में भेजा जाएगा और लैब से जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ इनके जो अभिलेख हैं तो और जहाँ से ये प्राप्त करते हैं अपना रॉ मटेरियल, इसके भी अभिलेख उनसे मांगे गए हैं कि आप इसको लाएं ताकि जांच की कार्रवाई की जा सके। और इनका जो काम है, इनकी जो फैक्ट्री है वो वैध तरीके से चल रही है, सही तरीके से चल रही है या नहीं, इसका निर्धारण किया जाए। और मेरठ के बुढ़ाना गेट क्षेत्र में बारिश के दौरान बिजली के खंभे में करंट आने से एक युवती की मौत हो गई, जिसके बाद व्यापारियों ने जमकर हंगामा करते हुए सड़क के बीच लगी बैरिकेटिंग को तहस नहस कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि अगर ये बैरिकेटिंग नहीं लगी होती तो इस युवती की शायद जान बच सकती थी। वहीं दूसरी तरफ मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट ने युवती के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने का आश्वासन दिया है।
एमपी के होशंगाबाद जिले में देहात पुलिस और इटारसी पुलिस ने अवैध परिवहन करते 32 डंपरों को जब्त किया है, जिसको लेकर माइनिंग विभाग और रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला खनिज अधिकारी की लचर रवैये की वजह से रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं।